नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अनिश्चित बाजार के डर से आपको एक बेहतरीन एसेट एलोकेशन ही बचा सकता है। एसेट एलोकेशन मतलब अलग अलग एसेट क्लास में एक्सपोजर लेना। अब ये अलग अलग एसेट क्लास में एक्सपोजर आप कैसे ले सकते हैं, एसेट एलोकेशन की सही स्ट्रैटेजी क्या हो, ये तमाम कुछ ऐसे सवाल है जो आपको मालूम होनी चाहिए, जिसके जवाब आज हम अपने शो में तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय करा दें। कल्पेश आश्र, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर एंड एडवाइजर्स। कल्पेश, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आज के शो में क्या खास है, जरा दर्शकों को वो बता देते हैं कि आज हम शो में क्या खास तौर पर दर्शकों की तैयारी कराने वाले हैं। आज हम जानेंगे अनिश्चित बाजार में एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है, सही एसेट एलोकेशन आप कैसे करें, एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन में अंतर क्या होता है, और शो के अगले भाग में हम जानेंगे अनिश्चित बाजार में लो वॉलेटिलिटी निवेश के फायदे। तो ये सबसे बड़ा एक निवेशकों में डर कल्पेश आ जाता है जब भी बाजार में उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। हमने तो हाल फिलहाल में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लिया, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फिर कोई और वजह, बाजार इस पे रिएक्ट जरूर करता है और वैसे ही जो निवेशक है वो रिएक्ट करते हैं। और ऐसे में सबसे पहले जो फाइनेंशियल प्लानर्स या हमारे शोज के जरिए और आपके एक्सपर्ट्स के जरिए यही कहा जाता है कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ और बारीकियों पे हम जरूर जाएंगे, लेकिन एसेट एलोकेशन अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में आपसे समझें तो ये पोर्टफोलियो में किस तरह इम्पैक्ट डालता है? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आज के माहौल में अगर हम देखने जाएं तो इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि बाज़ार में बहुत वॉलेटिलिटी है, बाज़ार नीचे आ गए हैं और इसकी सीधी एक इम्पैक्ट है वो सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो पे आती है। तो इस पूरी जो एक मार्केट का फीचर है, और मार्केट सब जानते हैं कि मार्केट में रिटर्न्स तो मिलते हैं लेकिन उसके साथ रिस्क जुड़ा होता है, उसके साथ वॉलेटिलिटी जुड़ी होती है, उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। तो इस पूरी वॉलेटिलिटी या इस पूरे माहौल को हम कैसे कम करें या कैसे इसको न्यूट्रलाइज कर दें कि आगे चल के भी ऐसे बहुत सारे मौके तो आने वाले हैं। मार्केट का एक स्वभाव है कि ये तो वॉलेटाइल होने ही वाली है। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल जो है फाइनेंशियल प्लानिंग और निवेश में, वो होता है एसेट एलोकेशन। और जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि एसेट एलोकेशन की एसेट्स जो होते हैं हमारे, उनको हम एक अलग अलग क्लास में बांटते हैं, उसको एलोकेट करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है कि हमारे जो निवेश है उनको हम अलग अलग एसेट क्लासेस में बांट देते हैं। अब पहले एक बहुत ही बेसिक सा आपने क्वेश्चन पूछा, तो समझते हैं कि एसेट्स किसको कहते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में बैठते हैं, जैसे कि इक्विटी हो गया, आपका डेट हो गया, आपका गोल्ड हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, रियल एस्टेट हो गया, और अभी एक जो माहौल नया आया है वो है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन सारे एसेट क्लासेस में जब हम निवेश करते हैं और अपनी जो एक पूंजी है या जो अपना एक कॉर्पस है अलग अलग अमाउंट्स में उसको बांटते हैं, तो अपने आप एक एसेट एलोकेशन कहलाता है। अब इसका एक सीधा सा एक इफ़ेक्ट जो होती है वो ये होता है कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं, तो हमारी जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाती है और डाइल्यूट हो जाती है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हम कहते हैं वो अपने आप निकल जाती है किसी भी एक एसेट क्लास में निवेश करके। तो इस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा ये एक पहलू है कि हमारी रिस्क को घटाने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए एसेट एलोकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं इस डेफिनेशन से। बिल्कुल कल्पेश, आपने बहुत ही सरलता से बताया कि एसेट एलोकेशन क्या है और अलग अलग एसेट्स होते क्या हैं। अब मैं थोड़ा सा अगर आपसे एग्जांपल्स के जरिए समझूं कि जैसे बाजार में एक बड़ी गिरावट हमने देखी, रूस यूक्रेन का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाजार ने भी रिएक्ट किया और इक्विटी मार्केट काफी नीचे आ गए। अब किसी के पोर्टफोलियो में जिसके पास इक्विटी भी है, जिसके पास डेट भी है, जिसने गोल्ड भी ले रखा है, रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर है और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी है,
तो बाजार की ऐसी स्थिति में जब शेयर मार्केट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, कौन से एसेट क्लास पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है? कौन सा एसेट क्लास बेसिकली आसान समझ के लिए नीचे जाता है और कौन से एसेट क्लास उसको बैलेंस करने का काम करता है? बिल्कुल, और यहाँ पर एसेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीधी इम्पैक्ट हम देखें फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर, हमने देखा कि इक्विटी मार्केट्स ऑल ऑफ अ सडन कल हमने देखा कि 5% का ड्रॉप आ गया। तो उसका सीधा इम्पैक्ट अगर आपके पोर्टफोलियो पे देखें तो आपका जो पोर्टफोलियो था उसमें आप एक नेगेटिव टिक मार्क देखोगे और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी कल नेगेटिव में दिख रही थी। अब उसका जो एक दूसरा प्रभाव होता है कि अगर आपने जैसे बताया केस स्टडी के तौर पे हम ले लेते हैं कि जिनकी इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में भी रखी हुई हैं, तो गोल्ड एक ऐसा असेट क्लास है जो एक हेज है, और ऐसे माहौल में जब कहीं पर भी एक तनाव चलता है या कहीं पर भी एक टेंशन चलती है तो गोल्ड को एक हेज माना जाता है, एक सेफ हेवन माना जाता है, एक सुरक्षा का एक घर माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड की जो कल प्राइसेस थी वो हमने देखी कि तकरीबन 2% वहाँ पे बढ़ गई। तो ये एक ऑटोमेटिक आप देखो तो अपने पोर्टफोलियो में अगर आपने एसेट एलोकेशन पहले से किया हुआ है तो जहां पर आपने गिरावट देखी जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, किसी देश ने किसी देश के ऊपर अटैक कर दिया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस राइज हो गई, तो वहां पे तो आपको गिरावट है। लेकिन आपने पहले से अगर तैयारी करके रखी है और आपने गोल्ड में भी कुछ आपका एक पोर्टफोलियो बना के रखा है एक प्रतिशत के तौर पे, तो वो आपको उसमें कोई गिरावट नहीं दिखी होगी। उसके सामने अगर हम देखें कि जो डेट मार्केट्स हैं या आपकी फिक्स्ड इनकम है, मान लीजिए आपकी एफडीज के दरें हैं, वो तो पहले से तय है, निश्चिंत है, वहां पर कोई आपको बदलाव नहीं मिलेगा। हालांकि अगर हम डेट फंड्स में देखें तो उसमें थोड़ा एक बदलाव मिलता है, लेकिन कोई भी परसेंटेज इक्विटी के मुकाबले अगर आप देखें कल उसमें कोई बदलाव नहीं आया, नेगेटिविटी नहीं हुई थी। तो ये जो होता है उसको हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं कि किसी भी असेट क्लास का दूसरे असेट क्लास के साथ एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती और उसी के एक पूरे बेसिस के ऊपर हमारा पोर्टफोलियो होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि हम अगर देखते हैं कि आपका एक असेट क्लास है, वो आपका पूरा निवेश उसमें है और एक अच्छे मान लीजिए बुल रन में वो सारा आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो हमारे लिए तो एक्चुअली वो काफ़ी एक चिंताजनक इश्यू है, क्योंकि जब गिरावट आएगी तो वही सारा जो ग्रीन पोर्टफोलियो है आपका रेड में दिखेगा। तो हमारे लिए कहीं पर आपका एक ऐसा एसेट क्लास भी होना चाहिए जो परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे मुसीबत के वक्त में जब इक्विटीज परफॉर्म नहीं कर रही तो यही एसेट क्लास आपको थोड़ा पानी के ऊपर रखेगा या आपको सेफ रखेगा। और इसका एक उल्टा भी हो सकता है कि हमने देखा कि गोल्ड जो बिल्कुल 1-2 साल से नहीं चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन उसमें बढ़ावा देखने को मिला हमें, क्योंकि पिछले 1-2 साल से इक्विटी का जोर था। तो ये जो एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक पूरा पोर्टफोलियो आपका संभल जाता है और उसमें एक स्थिरता आ जाती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा खासा एक स्टेबल रिटर्न देती है। ओके कल्पेश, ये आपने केस स्टडी के जरिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि एसेट एलोकेशन ने ऐसे कैसे निवेशक को काफी हद तक एक बड़े फॉल से बचाया होगा, जिसके पास एक अच्छा खासा एसेट एलोकेशन है, उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी है, डेट भी है और गोल्ड की भी मात्रा है, रियल एस्टेट या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फिर उनकी अपने पसंद या अपने निवेश के लक्ष्यों के हिसाब से। ये तो रही बात जिनके पास ऑलरेडी एसेट क्लासेस हैं। अब जो कोई निवेशक नया निवेश शुरू करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक एसेट एलोकेशन के तौर पर हर एक एसेट में कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी निवेशक को एसेट एलोकेशन करना चाहिए? तो इसका तो एक ही मंत्र है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग की जो एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करें। उसमें एसेट एलोकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, स्तंभ है। तो उसमें जब हम एसेट एलोकेशन करते हैं तो 4 उसमें एक पैरामीटर्स होते हैं। वो सबसे पहले होता है कि आपकी निवेश की जो अवधि है वो कितनी है, तो आपकी जो ड्यूरेशन है निवेश की वो आपको तय करना ज़रूरी है। उसके हिसाब से हम असेट्स को डिवाइड करते हैं। दूसरा जो होता है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, तो उसके हिसाब से भी वो एक असेट क्लास आपको रेकमेंड या नॉन रेकमेंड किया जा सकता है। थर्ड जो होता है वो है आपकी उम्र। जाहिर सी बात है सब लोग एक लाइफ स्टेज पे एक समान किस्म का रिस्क नहीं ले सकते, समान किस्म का असेट नहीं ले सकते, और वो भी चेंज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्वाति मैं कहना चाहता हूं कि असेट एलोकेशन
आपका जो होता है वो आपके गोल्स के साथ लिंक हो, तो आप बिल्कुल सुकून से अपना निवेश एक लंबी या छोटी अवधि के लिए कर सकते हैं। और कोई भी हाल हो, दुनिया में कोई भी सिचुएशन हो, इंटरनल एक्सटर्नल, अगर आपका असेट एलोकेशन आपके गोल्स के हिसाब से होगा तो आपकी रात की नींद तो बिल्कुल खराब नहीं होगी। आपको पता है कि आपका गोल किस वक्त आने वाला है, उसके लिए कितनी रकम चाहिए और उसके लिए कौन से असेट आपने पहले से टैग करके रखे हैं। ये तो हमने समझ लिया कि एसेट एलोकेशन किस आधार पर करना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन तब खड़ा हो जाता है कल्पेश, जब लोग एसेट एलोकेशन को डाइवर्सिफिकेशन समझ बैठते हैं और डाइवर्सिफिकेशन उनको लगता है कि उन्हें डाइवर्सिफाई कर लिया मतलब उन्होंने एसेट एलोकेशन कर लिया। इस डिफरेंस को समझना किसी भी के भी पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है। जिससे पहले हम इनके दोनों के डिफरेंस पर जाए, डाइवर्सिफिकेशन से हमारा मतलब क्या होता है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन और असेट एलोकेशन में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत ही एक थिन लाइन है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड कर दी हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा असेट एलोकेशन इन प्लेस है। और दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू समझना ज़रूरी है कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और जो लोग एक भ्रम में रहते हैं, जो एक झूठी मान्यता होती है उनकी, कि एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं मैं कि अगर वो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं और स्टॉक्स में मैंने लार्ज कैप ले रखे हैं और मेरे पास स्मॉल कैप्स भी हैं, तो वो एक मेरा डाइवर्सिफिकेशन है ऑलरेडी स्टॉक्स में। दूसरे वही बंदे कहते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं तो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूं, जहां पे मैंने लार्ज कैप स्कीम्स ले रखी हैं, फ्लेक्सी कैप स्कीम्स ले रखी हैं, मिड कैप स्मॉल कैप सब ले रखी हैं, तो मेरा तो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि इनका जो सारा एक कॉन्सेंट्रेशन है, या डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे वो कहना चाहते हैं, वो सारा एक ही असेट क्लास में है जो है इक्विटी। और जब रिस्क उसमें है, वो पूरी उसमें कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है। और अगर ये पोर्टफोलियो कल के माहौल में हम देखें जो मार्केट्स गिरी, तो पूरे का पूरा नेगेटिव में होगा। तो वो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो उन्होंने एक ही असेट क्लास में कर रखा है। असेट एलोकेशन उससे बड़ी चीज है। तो असेट एलोकेशन वो होता है कि उन्होंने इक्विटी में भी थोड़ा हिस्सा रखा है, डेट में भी रखा है, गोल्ड में भी रखा है, और रियल एस्टेट में भी पहले से उनका कोई इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक थिन लाइन जो है लोगों को समझना जरूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन एक असेट क्लास में होता है, लेकिन उसको असेट एलोकेशन नहीं कह सकते। असेट एलोकेशन भिन्न और अलग अलग असेट क्लासेस में होती है। तो ये बहुत जरूरी है समझना, और मेरे हिसाब से असेट एलोकेशन इज अ बिगर एंड एन मोर इंपॉर्टेंट टर्म देन डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल, ये आपने काफी अच्छे से क्लियर किया कल्पेश कि एसेट एलोकेशन से हमारा मतलब क्या, डाइवर्सिफिकेशन से हमारा मतलब क्या है। अब कुछ रिस्क होते हैं जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए मैं एंड में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन में भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व हैं जो किसी को पोर्टफोलियो में ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे रिस्क होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे भी, क्योंकि यहाँ पे एक हो जाती है कि लोगों का एक प्रेफरेंस हो जाता है, एक बायस हो जाता है उनका, कि मान लीजिए किसी ने उनको बता दिया कि आप इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ स्मॉल कैप में कीजिए क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स उसके अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि स्मॉल या मिड कैप्स में रिटर्न्स तो अच्छे होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा उसकी रिस्क होती है, क्योंकि जब फॉल आता है तो वो बहुत ही हैवी हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन में भी अगर हम सिर्फ एक छोटा सा उसमें एक पूल बना लें तो वहाँ पर भी हमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे उसको स्प्रेड करनी ज़रूरी होती है। तो कंसंट्रेशन किसी चीज़ का भी एक थंब रूल समझ के चलिए। मैं सब व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको थोड़ा स्प्रेड कीजिए, एक ही चीज़ में अपना माइंड या बायस मत कीजिए। किसी के कहने पर यह मत करिए कि यहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसका एक सिक्के का दूसरा पहलू होता है, उसके साथ जुड़े हुई रिस्क। तो रिस्क एंड रिटर्न्स ऑलवेज गो इन हैंड, और वहाँ पर भी आपको ये सोचना है कि थोड़ा मुझे मेरा पोर्टफोलियो सेफ करना है और थोड़े में मैं रिस्क ले सकता हूं। तो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे भी, डेट में भी डाइवर्सिफिकेशन की रिस्क हो जाती है कि लोग समझते हैं मैं सिर्फ डेट में करना चाहता हूं, इक्विटी में नहीं, तो मेरा सारा पैसा जो है वो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में हो।
अब वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे, आप अपनी आंखें नहीं खोलोगे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी हो सकती है वहाँ पर, या मैं आरबीआई के बॉन्ड्स में भी डाल सकता हूँ या डेट फंड्स में भी डाल सकता हूँ। तो अपना नज़रिया थोड़ा ओपन करने की ज़रूरत है और अपने रिस्क जो है उसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो अपने जोखिम को अगर आप स्प्रेड करेंगे, मतलब अलग अलग एसेट क्लास में अगर बांटेंगे, उसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के और भी कई मायने हो सकते हैं, लेकिन उसको एसेट एलोकेशन के साथ जोड़कर देखना सही नहीं। एसेट एलोकेशन अलग अलग एसेट क्लासेस में अपने आप को डाइवर्सिफाई करना होता है। और ये तमाम बारीकियां बताने के लिए कल्पेश बहुत धन्यवाद आपका। आई एम श्योर निवेशकों को काफी हद तक काफी मदद मिली होगी आपकी इन बातों से। बहुत धन्यवाद आपका। तो अनिश्चित बाजार में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इस पर अब बात करने के लिए हमारे साथ है प्रतीक ओसवाल, हेड पैसिव फंड मोतीलाल ओसवाल एएमसी। प्रतीक, आपका स्वागत है। और जिस तरीके का बाजार हमने देखा और देख भी रहे हैं, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बाजार को भी टेंशन है और निवेशकों के मन में भी टेंशन है। ऐसे में इस जोखिम को, जो निवेश का जोखिम हो, उसको कम करने की स्ट्रैटेजी एक निवेशक के लिए क्या हो? जी नमस्ते जी। यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया जाना करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि लास्ट हफ्ते में बाजार बहुत ही जोखिम की सिचुएशन में, बहुत ही जियोपॉलिटिकल रिस्क भी हम देख रहे हैं। और इस बाजार में एसेट एलोकेशन का ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत ही आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, आपके निवेशक है, अगर आप दूसरे अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाइड है, तो ये आपको बहुत ही जो बाजार रिलेटेड जोखिम है उससे आपको बचा सकती है। लेकिन अगर आपको इक्विटी का एक जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही अच्छा करता है, उसका 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 नाम है लो वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग। हमने फाइनेंस थ्योरी में हम देखते हैं कि बहुत ही मशहूर कहना है कि अगर आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न भी हाई रिटर्न आता है। लेकिन हमने देखा है लास्ट 30-40 सालों में कि ये एक्चुअली ट्रू नहीं है, ये एक्चुअली पूरी तरह से सही नहीं है। हमने देखा है कि बहुत सारे जो निवेशकों हैं जिन्होंने बहुत ही लो वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी अपनाया है, जहाँ पे आपका पैसा बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टेबल स्टॉक्स, लो वॉलेटाइल स्टॉक्स में उनका पैसा निवेश करते हैं, उनका रिटर्न, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। हमने देखा है कि इंडिया में लास्ट 10 से 15 सालों में अगर आप बहुत ही स्टेबल कंपनियां हैं, जैसे कंज्यूमर हेल्थ केयर टाइप स्टॉक्स, जहाँ पे ज्यादा अर्निंग्स का वेरिएबिलिटी नहीं रहता है, वो स्ट्रैटेजी इंडेक्स से बहुत ही अच्छा किया है परफॉर्मेंस की वजह, और उसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और इस सिनेरियो में जो आपने देखा है, ये जो जोखिम का जो सिनेरियो है, हमने देखा है कि इस सिनेरियो में भी ये स्ट्रैटेजी तो होता है आपको मार्केट से थोड़ी तरह से वो बचा भी सकता है। तो अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करें तो लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपने बोला एक अच्छा तरीका हो सकता है। मतलब एक पैसिव तरीके से कोई निवेशक डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके एक पैसिव, बेसिकली एक्टिव और पैसिव जो दो तरीके हैं, पैसिव वे में एक इन्वेस्ट करके एक सिक्योर्ड वे में कम जोखिम के साथ ऐसे बाजार के माहौल से अपने आप को जोखिम से काफी हद तक बचा सकते हैं। प्रतीक। हाँ जी, हमने देखा है ऑल्सो। अगर आप लास्ट 10 से 15 साल देखते हो, अगर आप कोविड का क्राइसिस देखते हो जो 2020 में हुआ था, तो ये जो लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड है या फिर लो वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी तो है, अगर मार्केट गिरा था करीबन 30 या 35%, ये इंडेक्स से गिरा था करीबन 20 से 25%, तो आपको ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। हमने ये भी देखा है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो हुआ था 2008 में, जहाँ पे बहुत ही जोखिम था मार्केट में, ये स्ट्रैटेजी भी करीबन 11 से 13% कम नीचे गया था इंडेक्स के बराबर। तो इसके हिसाब से हम और इसका मतलब इम्पोर्टेंस या फिर ये चलता कैसा है, हमने देखा है कि अगर आप आपका पोर्टफोलियो कम नीचे जाता है तो उसको ऊपर आने में बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10% नीचे जाता है तो उसको 11% ऊपर जाना चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 50% नीचे जाता है कल, तो उसको डबल होना होता है सिर्फ आपको ब्रेक इवन करने के लिए। तो इसके हिसाब से जो भी आपको ये जो स्ट्रैटेजी मिलता है, जिसमें आपको कई कई तौर के ये जो जोखिम से प्रोटेक्शन मिलता है, वो आपको बहुत ही जब बुल मार्केट आता है तभी उसका आउट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा ये स्ट्रैटेजी में।
ओके, एक और बात समझना ज़रूरी है कि जो लो वॉलेटिलिटी फैक्टर है या जिस आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, क्या ये एक ऑल वेदर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव हर बार तो नहीं दिखता है। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट सवाल और आखिरी सवाल ये है कि कैसे निवेशकों के लिए, जो निवेश का हमें देख रहे हैं अभी और बाजार की अनिश्चितता से हमें अपने आप को बचाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी में अपने आप को निवेश करना सही रहेगा? हाँ जी, तो अगर आप ऑल वेदर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हो, तो कोई भी ये जो स्ट्रैटेजी का जो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप लो वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करते हो, या फिर क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हो, या फिर मोमेंटम में इन्वेस्ट करते हो, ये सभी स्ट्रैटेजी सभी बाजार कंडीशन में चलते नहीं है। तो अगर आप लो वॉलेटिलिटी के बारे में बात करते हो, तो हमने देखा है कि ये लो वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी बेयर मार्केट्स या फिर ये जो जोखिम वाले मार्केट्स में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन बुल मार्केट्स में इनका स्लाइटली अंडर परफॉर्म होता है आपके निफ्टी या सेंसेक्स के बराबर। तो अगर बहुत सारे निवेशकों को ये स्ट्रैटेजी अपनाना होगा, तो उनको मल्टीपल या फिर लॉन्ग टर्म के लिए उनको अपनाना होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी का जो यूएसपी है या फिर इसका जो परफॉर्मेंस जो आता है, वो मोर और लेस बेयर मार्केट्स या फिर जोखिम वाले मार्केट्स में आता है। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म सा स्ट्रैटेजी है, और बुल मार्केट्स में शायद इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे जो निवेशकों जो ये सर मार्केट में उनको एक चिंता हो रही है कि उनको डिप्लॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी काम आ सकता है। बहुत धन्यवाद प्रतीक, आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए और अनिश्चित बाजार में लो वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी की अहमियत बताने के लिए निवेशकों को, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका।